हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी एंड आर्ट। इस वीडियो में हम बीपीएससी 132 के सेकंड ब्लॉक का फर्स्ट यूनिट यानी कि इस बुक का फोर्थ यूनिट कवर कर रहे हैं और इस यूनिट का नाम है बेसिक फीचर्स मीन्स मूलभूत विशेषताएं। इससे पहले इस यूनिट की 3 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ मैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वो देखिए। इस वीडियो में हम इस यूनिट को पूरा कंप्लीट कर लेंगे और लास्ट टॉपिक रह जाता है, ये टॉपिक है संवाद यानी कि फेडरलिज्म। तो ये छोटा सा टॉपिक है जो रह जाता है और ये छोटी ही वीडियो होने वाली है, बहुत शॉर्ट वीडियो होगी ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार की सरकारें होती हैं। मतलब संघवाद जो होते हैं वो शासन व्यवस्था होती है जिसमें 2 से ज्यादा सरकारें होती हैं। जैसे कि भारत में 3 तरह की 3 स्तर पर सरकारें होती हैं। पहली तो होती है प्रधानमंत्री। पहले तो हमारे पीएम होते हैं, दूसरे सीएम होते हैं और तीसरे जो होते हैं वो एमएलए वगैरह होते हैं। तो ये हमारी 3 स्तर की हो गई। ये हो गई केंद्रीय सरकार, ये हो गई राज्य सरकार और ये हो जाएगी हमारी स्थानीय सरकार। तो इसको हम कह रहे हैं कि ये हमारी 3 स्तर की सरकारें हो गई हमारे भारत में। अब इसमें भी एग्जाम्पल दे रखे जैसे कि भारत में केंद्र तथा राज्य सरकार यानी कि 2 प्रकार की शासन व्यवस्था है और तीसरा स्तर है स्थानीय सरकार का। तो 3 स्तर है भारत की शासन व्यवस्था में। ऐसे बहुत सारे देशों में अलग अलग तरह की कहीं पर 2 तरह की सरकार होती है, तो कहीं पर 2 तरह की होती है जहाँ और कहीं पर 2 से ज्यादा होती है, तो उसको हम संघवाद कहते हैं। और कहीं पर ऐसी शासन व्यवस्था भी होती है जहाँ सिर्फ एक तरह की सरकार होती है, तो इसे हम एकात्मक व्यवस्था कहेंगे। तो ठीक है, ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये होती है हमारी एकात्मक व्यवस्था जहाँ पर केवल एक तरह की सरकार होती है, जहाँ पर 2 या 2 से ज्यादा सरकार होते हैं, उसको हम संघवाद कहते हैं। तो इसके बाद आगे बताया जा रहा है विभिन्न देशों में संघवाद के विभिन्न ढांचों और शक्तियों का बंटवारा किया जाता है और ये उनकी आवश्यकताओं के अनुसार होते हैं। मतलब जिस भी देश में संघवाद होता है वहाँ पर जो शासन व्यवस्था होती है 2 तरह की शासन व्यवस्था हो गई। जैसे कि भारत में ये 2 प्रकार की सरकारें, केंद्रीय सरकार और एक राज्य सरकार है और स्थानीय स्तर की सरकारें भी होती है। तो इन तीनों के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है। स्थानीय स्तर की सरकारों के, राज्य सरकारों के, केंद्रीय सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है। कुछ विषय केंद्रीय सरकार के अंदर आते हैं, कुछ विषय राज्य सरकार के अंदर, कुछ स्थानीय सरकार के अंदर। मतलब विषय से मतलब जिन पर केवल केंद्र सरकार कानून बनाती है, कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन पर केवल राज्य सरकार कानून बनाती है, कुछ विषय ऐसे होते हैं और कुछ शक्तियां स्थानीय सरकारों को भी दी गई हैं। जो हम अभी आके हमारे फाइनल ईयर, जो बच्चे फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होंगे उनको पता होगा, फाइनल ईयर के कोर्स में है हमारा ये, तो हम उसमें पढ़ेंगे कि कौन कौन से विषय होते हैं राज्य सरकार, केंद्र सरकार और स्थानीय सरकारों के पास। अभी इसमें सिर्फ इतना ही है कि जो राज्य सरकार, केंद्र सरकारें होती हैं उनके और स्थानीय सरकार होती है, उन सभी के पास अलग अलग विषय होते हैं, अलग अलग शक्तियां होती हैं, अलग अलग ढांचे होते हैं और उनको वो उनकी जरूरतों के, उनकी आवश्यकताओं के हिसाब से दिए जाते हैं। जैसे कि केंद्र सरकार जो होती है उसके पास ज्यादा शक्तियां होती है, जबकि जो राज्य सरकार होती है उसके पास कम शक्तियां होती है, लेकिन फिर भी राज्य सरकार स्वतंत्र होती है। हमारे देश की जो राज्य सरकार है वो केंद्र सरकार से स्वतंत्र है, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि केंद्र सरकार अगर कोई कानून बना देती है, राज्य के किसी राज्य का कानून अगर केंद्र सरकार बना देगी तो राज्य सरकार को उसको मानना पड़ेगा। अब ऐसा भी नहीं कि हर कानून केंद्र सरकार ही बनाएगी राज्य का, ऐसा नहीं होता। मतलब कभी कभी बना देती है केंद्र सरकार, अगर राज्य के लिए वो कानून जरूरी होता है तब वो बना देती है। हमारे देश में केंद्रीय सरकार ज्यादा शक्तिशाली और राज्य सरकारें स्वतंत्र है। मतलब राज्य सरकारें कम शक्तिशाली है लेकिन फिर भी वो स्वतंत्र है। केंद्रीय सरकार के पास राष्ट्रीय महत्व के विषय आते हैं। केंद्रीय सरकार के पास ऐसी शक्तियां होती हैं जिससे पूरे राष्ट्र का विकास हो सके। राष्ट्रीय महत्व के विषय यही मतलब है, जिससे पूरे राष्ट्र का विकास हो, तो वो विषय केंद्र सरकार के पास होते हैं। इन दोनों सरकारों का अधिकार क्षेत्र संविधान में लिखित रूप में होता है। मतलब जहाँ जिस देश का संविधान लिखित रूप में होगा तो इन दोनों सरकारों के पास जो जो शक्तियां होंगी, जो जो विषय होंगे वो सब संविधान में लिखे हुए होते हैं। जैसे कि हमारे भारतीय संविधान में लिखे हुए हैं सारे जो विषय केंद्र सरकार के होते हैं वो भी लिखे हुए हैं, जो विषय राज्य सरकार के होते हैं, जो शक्तियां राज्य सरकार की होती है वो भी लिखी है और जो स्थानीय सरकार की होती है वो भी लिखी गई है हमारे संविधान में। राज्य सरकार के पास क्षेत्रीय विषयों पर शक्ति और दिन प्रतिदिन की कार्य शक्ति होती है। मतलब क्षेत्रीय विषयों की जो शक्तियां होती है राज्य सरकार के पास वो होती है। उसके एरिया में किस किस चीजों की जरूरत है या फिर किस किस तरह का काम होना बाकी है, उस पर राज्य सरकार के पास वो सारे विषय आते हैं। और दिन प्रतिदिन के जो जो काम होते हैं तो उन पे भी, जैसे कि शिक्षा जो है वो केंद्र सरकार, और कुछ विषय हमारी जो कुछ विषय होते हैं, कुछ शक्तियां होती है वो ऐसी होती है जो राज्य सरकार के पास भी होती है, केंद्र सरकार के पास भी होती है। जैसे कि हमारी शिक्षा एक ऐसा विषय है जो राज्य सरकार के पास भी होगा, केंद्र सरकार के पास भी होगा। ऐसे बिजली भी एक ऐसा विषय है जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पास होगा। बाकी के जो जैसे कि खेती बाड़ी के बारे में देखना, ये सारे राज्य सरकार के विषय आते हैं और सेना वगैरह के जो विषय होते हैं वो केंद्र सरकार के पास होते हैं।
तो ये भी इतना डीपली आपको समझने की जरूरत नहीं है। बस ये आपको समझना पड़ेगा कि जो क्षेत्रीय विषय होते हैं वो राज्य सरकार के होते हैं, दिन प्रतिदिन के विषय वो भी राज्य सरकार के होते हैं, और जो केंद्र सरकार के पास होते हैं वो राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली और राज्य सरकार कम है, लेकिन केंद्र सरकार राज्य सरकार के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। मतलब कि राज्य सरकार के पास भी ऐसी पावर है कि वो उसको भी कानून बनाने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि हर विषय पर केंद्र सरकार जो है राज्य के हर विषय पर हस्तक्षेप करेगी, हर विषय पर खुद ही कानून बनाकर दे देगी राज्य सरकार को, राज्य सरकार को कोई काम करने नहीं देगी। ऐसा भी नहीं है। हमारी जो राज्य सरकार है हमारे देश में वो स्वतंत्र है। केंद्र सरकार राज्य सरकार को सलाह दे सकती है, एक आध कानून बना सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि सारे कानून ही केंद्र सरकार बनाएगी। सलाह देने का अधिकार है, दिशा निर्देश देने का अधिकार है केंद्र सरकार को राज्य को। अब यहाँ पर हमारा आएगा संघीय शासन व्यवस्था क्या होती है और एकात्मक शासन व्यवस्था कैसी होती है। इनमें डिफरेंस आ रहा है दोनों में। तो संघीय शासन व्यवस्था तो वो वही हो जाएगी जो अभी मैंने आपको बताया, 2 या 2 से ज्यादा स्तर की सरकार होती है, तो उसी को संघीय शासन व्यवस्था कहते हैं, जो भारत में भी स्थापित है। अब एकात्मक शासन व्यवस्था वो व्यवस्था होती है जहाँ पर सिर्फ एक स्तर की सरकार होती है। जैसे कि इसके नाम से ही पता चला है, एकात्मक शासन व्यवस्था मतलब एक स्तर की सरकार, जहाँ का शासन केवल एक स्तर में होता है। जैसे कि अमेरिका में एक स्तर का शासन है, एकात्मक शासन। अब इसके बाद राज्य सरकार केंद्र को जवाबदेह नहीं होती। राज्य सरकार जो होती है, जब संघीय शासन व्यवस्था होती है उसके अंदर राज्य सरकार जो होती है वो केंद्र को जवाबदेह नहीं होती। मतलब कि हर कार्यवाही के बारे में उसको केंद्र को नहीं बताना होता है, और केंद्र हर कानून को भी नहीं बना सकते राज्य के। लेकिन वहीं पर ये एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो होती है वो केंद्र सरकार के अधीन होती है। केंद्र सरकार को उसे हर काम की जैसे कि उसने कोई भी काम किया तो उसकी का जवाब देना पड़ता है। हर चीज का जवाब उसको केंद्र सरकार को देना पड़ता है, सारी बातें केंद्र सरकार को बतानी पड़ती हैं। अब इसके बाद है केंद्र सरकार व राज्य के अधिकार क्षेत्र भिन्न भिन्न है। जो संघीय शासन व्यवस्था होती है वहाँ पे केंद्र सरकार के भी और राज्य सरकार के भी अधिकार क्षेत्र का मतलब जो शक्तियां होती हैं, जो विषय होते हैं वो सब अलग अलग होते हैं और वो संविधान में लिखित रूप में होते हैं। ऐसे ही केंद्र प्रांत को आदेश दे सकता है। मतलब कि एकात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र के पास शक्ति होती है कि वो जो राज्य सरकार है उसको आदेश दे। हर काम केंद्र सरकार के अनुसार ही होता है एकात्मक शासन व्यवस्था में। राज्य सरकार के पास कोई शक्ति नहीं होती, सारी शक्तियां किसके पास होती है? केंद्र सरकार के पास। जबकि संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार के पास भी शक्तियां होती है, राज्य सरकार के पास भी शक्तियां होती हैं। बस केंद्र सरकार के पास थोड़ी ज्यादा होती है और राज्य सरकार के पास थोड़ी कम होती है। केंद्र सरकार व राज्य सरकार में शक्ति के बंटवारे में विभिन्नता होती है। ये हमारी संघीय शासन व्यवस्था क्या है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो शक्तियां होती हैं उसमें बंटवारे में विभिन्नता देखने को मिलती है। जबकि जो एकात्मक शासन व्यवस्था में होती है उसमें केंद्र सरकार के पास ज्यादा शक्ति होती है। ज्यादा क्या, सारी ही शक्तियां केंद्र सरकार के पास होती हैं। तो संघीय शासन व्यवस्था गठित होने के तरीके, किस तरह से संघीय शासन व्यवस्था गठित होती है, किस तरह से संघीय शासन व्यवस्था बनाई जाती है। तो पहला तरीका तो ये है, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। पहला तरीका इसमें है कि बहुत सारे देश मिलकर एक संघ बना लेते हैं। कई सारे देश मिलकर एक संघ बना लेंगे तो वो वो बन जाएगा, एक राष्ट्र बन जाएगा। जैसे कि अमेरिका में बहुत सारे देशों ने मिलकर एक संघ बना रखा है, और यूरोप में भी ऐसा ही है। आपने देखा होगा यूरोप एक कंट्री का नाम नहीं, बहुत सारी कंट्रीज हैं, वो मिलकर यूरोप बना है पूरा। यूरोप के अंदर भी बहुत सारी कंट्रीज आती है, ऐसे अमेरिका के अंदर भी बहुत सारी कंट्रीज आती है, वो मिलाकर अमेरिका बना है। तो स्वतंत्र राष्ट्र अपनी अलग अलग संप्रभुता बनाए रखते हैं। अब ऐसे पहला तरीका तो आपको समझ आ गया कि कई सारे देश मिलकर बनाते हैं। सॉरी, दिशा नहीं, ये देश आएगा। कई सारे देश मिलकर एक संघ बनाते हैं, और जब कई सारे देश मिलकर एक संघ बनाते हैं तो हर राष्ट्र की अपनी अलग स्वतंत्रता होती है, अपनी अलग संप्रभुता होती है। वो संघ तो होता है लेकिन उसके पास स्वतंत्र शक्तियां होती हैं। जैसे कि हमारे भारत देश में हमारा जो राज्य है वो हमारे जो राज्य मिलकर बनाए हैं एक देश। हमारे देश में जो राज्य है वो एक ही संघ है, वो भी संघ है, लेकिन उन्होंने कई सारे राज्यों ने मिलकर देश बनाया है, और इसलिए जो केंद्र सरकार है उसके पास ज्यादा शक्ति होती है। लेकिन पहले तरीका जो है ये जो मैं भी बता रही हूँ, स्वतंत्रता भी उनके पास ज्यादा होती है। जो देश मिलकर बनाते हैं उनके पास ज्यादा स्वतंत्रता होती है, संप्रभुता भी होती है। तो जब देश मिलकर संघ बनाएंगे तो उनके पास ज्यादा शक्तियां होगी। किसके पास होगी? जो देश होंगे उनके पास ज्यादा शक्तियां होंगी, और संघ के पास भी शक्तियां होंगी लेकिन कम होंगी संघ के पास। जबकि जो देश होते हैं उनके पास ज्यादा शक्तियां होती है। राज्य अधिक शक्तिशाली होते हैं, राज्य कह सकते हैं या फिर हम देश कह सकते हैं, क्योंकि देशों ने मिलकर संघ बनाया ना, जैसे कि अमेरिका, तो इसलिए हम इसको राज्य या फिर राष्ट्र भी बोल सकते हैं। अब इसके बाद आएगा दूसरा तरीका। तो दूसरे तरीके में क्या होता है, कई सारे राज्य मिलकर बनाते हैं एक देश। जैसे कि हमारे भारत देश में कई सारे राज्य हैं, अलग अलग राज्य हैं, और उन्होंने मिलकर एक देश बनाया और वो हमारा संघ कहलाता है। अब एक बात और आपके लिए इम्पोर्टेंट है, हमारा जो संविधान है
उसमें संघवाद शब्द का, जैसे कि अभी हमने पढ़ा, संघवाद पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर, फेडरलिज्म, तो फेडरलिज्म शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है हमारे संविधान में। हमारे संविधान में यूनियन शब्द का प्रयोग हुआ है, तो इसलिए हम यूनियन कहते हैं, संघ कहते हैं, संघवाद नहीं कह सकते हमारे संविधान में, क्योंकि संघवाद शब्द का यूज ही नहीं हुआ है, तो इसलिए हम इसे यूनियन कहेंगे। राज्य राष्ट्र की संप्रभुता को अपनाता है, मतलब जो राज्य होता है उसको राष्ट्र के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। राष्ट्र की संप्रभुता का, राष्ट्र की एकता अखंडता का उसको ख्याल रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि राज्य अपना ही अलग चल रहा है और जो केंद्र सरकार है वो अपनी अलग अलग, मतलब जो केंद्र सरकार कह रही है वो राज्य नहीं कर रहा है, अपनी मर्जी चला रहा है। अगर राज्य अपनी मर्जी चलाते हैं, केंद्र सरकार की बात नहीं मानता, तो केंद्र सरकार के पास ये अधिकार होता है कि वो उस राज्य में आपातकाल लगा सकती है। आपातकाल वाली वीडियो भी, मतलब आपातकाल वाला जो टॉपिक है वो मैं इससे पहले वाली वीडियोज में कवर करा चुकी हूँ, तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप वो भी देखिए। हर वीडियो जो होती है वो जो यूनिट होता है उसकी सारी वीडियोस आप देखा कीजिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, पहले वाले भी और बाद वाले भी, क्योंकि वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, तो इसलिए वो जरूरी हो जाती है। तो इससे पहले वाले में मैं आपातकाल पढ़ा दिया है मैंने, उसमें बता दिया है राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल, 3 तरह के आपातकाल किस किस तरह के और क्यों किस वजह से लगाए जाते हैं, क्यों लगाए जाते हैं, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियां भी इसमें ही, मतलब किस किस शक्ति का उल्लंघन करने पर वो आपातकाल लगाए जाते हैं, तो उसके बारे में आपको देख लीजिएगा जरूर से। तो उसमें ये बताया जा रहा है कि जो राज्य होता है वो राष्ट्र की संप्रभुता को अपनाता है, मतलब उसको राष्ट्र की एकता अखंडता का, संप्रभुता का ख्याल रखना पड़ता है। राष्ट्र जो राज्य होता है उसको राष्ट्र के अनुसार ही काम करना पड़ता है। राज्यों के पास कम शक्ति होती है, जो दूसरा तरीका है उसमें राज्यों के पास कम शक्ति होती है। जैसे कि हमारे भारत में, यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा, भारत लिखा है। भारत में जो है, भारत एक ऐसा राज्य है जिसने संघ को तो अपनाया, लेकिन उसके राज्यों के पास कम शक्ति है। उसके जो राज्य है उनका अपना अलग संविधान नहीं है, जबकि जो पहला तरीका है उसमें जो हर देश है उसका अपना अलग संविधान है, जबकि हमारे भारत में एक ही संविधान है जो पूरे देश का संविधान है। सो यहाँ पर ये फिनिश हो जाता है। इसके बाद संघीय सरकार की विशेषताएं, तो इसकी विशेषताएं बहुत इजी है और मैंने पॉइंट्स में लिख रखे हैं, छोटी छोटी से हैं, तो आपको इजीली समझ आ जाएंगी। 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं, एक ही नागरिक समूह पर शासन होता है, मतलब कि संघीय सरकार ऐसी होती है जहाँ पर एक ही नागरिक समूह होता है जिस पर शासन किया जाता है। फिर अधिकार क्षेत्र भिन्न भिन्न होते हैं। संघीय सरकार में जितनी भी सरकार होती है, चाहे वो 2 स्तर के हो, 3 स्तर के हो या फिर उससे ज्यादा स्तर के हो, सबके जो अधिकार क्षेत्र होते हैं या फिर उनके जो शक्तियां होती है वो सब अलग अलग होती है। केंद्र व राज्य दोनों को संविधान ने लिखित अधिकार दिए हैं। हमारे संविधान की बात हो रही है। किसी देश के संविधान ऐसे भी होते हैं जो लिखित रूप में नहीं है, सिर्फ मौखिक रूप में, तो उनको तो हम ये नहीं कह सकते कि लिखित रूप में शक्तियां मिली हैं उन्हें, लेकिन हम हमारे संविधान के बारे में कह सकते हैं कि यहाँ पर केंद्र और राज्य को अलग अलग शक्तियां दी गई हैं जो कि संविधान में लिखित रूप में है। संविधान के मौलिक अधिकारों को एक स्तर की सरकार नहीं बदल सकती, मतलब मौलिक अधिकार जो होते हैं जो हमने इससे आगे वाले यूनिट में पढ़ेंगे हम मौलिक अधिकारों के बारे में, ये तो वो जो मौलिक अधिकार है, 6 मौलिक अधिकार है भारतीय नागरिकों के पास, तो उनको कोई भी एक स्तर की सरकार नहीं बदल सकती, और ना ही वैसे तो 2 स्तर की सरकार भी नहीं बदल सकती, लेकिन मतलब जो अधिकार है उनको नहीं बदल सकती, उनमें चेंज कर सकती है। जैसा कि मौलिक अधिकार है, उनको मौलिक अधिकार से हटा सकते हैं। जैसे संपत्ति का अधिकार भी मौलिक अधिकार था, 7 मौलिक अधिकार थे पहले, लेकिन संविधान में संशोधन करके 7वें मौलिक अधिकार, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों में से हटा दिया, लेकिन वो अधिकार फिर भी है। तो इसमें बताया जा रहा है कि 2 स्तर की सरकारें, मतलब जितने भी कोई एक स्तर की सरकार उसमें बदल नहीं कर सकती, उसको चेंज नहीं कर सकती। केंद्र व राज्यों के बीच झगड़ों को अदालतों या फिर सर्वोच्च अदालतों, मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट होता है, उसी में ही केंद्र और राज्य के संबंधों को और उनके झगड़े जो होते हैं उनको सुलझाया जा सकता है, उनका निपटारा किया जा सकता है। किसी और न्यायालय में नहीं होता, केवल सुप्रीम कोर्ट में होता है। वित्तीय सहायता के लिए राज्य व केंद्र के अलग अलग स्रोत निर्धारित किए गए हैं, मतलब जो वित्तीय फाइनेंशियली हेल्प होती है वो केंद्र की और राज्यों की अलग अलग होती है, अलग अलग तरीके से उनके पास पैसा आता है, और इसका उद्देश्य दोहरा है, देश की एकता व सुरक्षा करना। मतलब इसका उद्देश्य, मतलब किसका उद्देश्य, संघीय व्यवस्था की, संघीय शासन व्यवस्था का उद्देश्य जो है वो दोहरा उद्देश्य है उसका उद्देश्य क्या है, देश की एकता की सुरक्षा करना और क्षेत्रीय भावनाओं का भी आदर करना। दो उद्देश्य हैं इसके। पहला उद्देश्य ये है इसमें कि देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता का ख्याल रखा जाए। दूसरा है कि क्षेत्रीय भावनाओं का भी आदर किया जाए। ऐसा नहीं कि केंद्र सरकार बन गई और केंद्र सरकार तो एक बड़े स्तर की सरकार होती है ना, बड़े राज्यों में केंद्र सरकार, अगर बड़ा कोई देश होगा तो वहां पर केंद्र सरकार राज्यों को, जो छोटे छोटे राज्य हैं
उनको नहीं देख पाएगी, हर राज्य को नहीं देख पाएगी। जो फेमस है या फिर जो थोड़े बड़े हैं या फिर थोड़े फेमस है, हर राज्य को तो नहीं देख पाएगी। जो फेमस होंगे उन्हीं पर ही वो ध्यान आकर्षित करेगी अपना। तो इसीलिए जो राज्य होते हैं, राज्य सरकारें बनाई जाती हैं, उनको भी शक्तियां दी जाती हैं ताकि वो अपने राज्य को अच्छे से चला सके, अपने राज्य की शासन व्यवस्था को अच्छे से चला सके। केंद्र सरकार जो होगी वो केवल थोड़े बहुत ही राज्यों को देख पाएगी, लेकिन राज्य सरकारें जो होंगी, हर राज्य के अलग अलग राज्य सरकार होगी, तो अलग अच्छे से शासन व्यवस्था चलेगी। तो इसलिए क्षेत्रीय भावनाओं का आदर करना मतलब कि क्षेत्रीय जो शासन व्यवस्था होती है उसको अच्छे ढंग से चलाना। तो गाइस, यहीं पर ही हम ये वीडियो फिनिश करते हैं। ये टॉपिक हमारा फिनिश हो जाता है और ये यूनिट भी हमारा फिनिश हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।